गुड मॉर्निंग। पढ़ना शुरू करें? ठीक है, आज हम लोग बातचीत करते हैं थोड़ा सा अपने मैप के बारे में। एक बेसिक समझ होना बड़ा ज़रूरी है कि हम किसके बारे में पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं। कल हमने जाना था कि हरियाणा एक समृद्ध, बहुत खाता पीता, बहुत बढ़िया मिट्टी वाला राज्य है। हमने कभी यहाँ भूखमरी या बहुत बुरा हाल, जिसे कहते हैं अकाल, सूखा नहीं देखा। इस मिट्टी में 2 नदियाँ पूरे साल, हम बेशक इसको 12 ना माने, लेकिन घग्गर से भी हमारा बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। ये पूरी बेल्ट फतेहाबाद, हिसार, सिरसा, यहाँ तक यमुना थोड़ी ना जा सकती है। यमुना जिस तरफ है और सिरसा जिस तरफ है, कम से कम 200, 250, 300 किलोमीटर का गैप होगा। 300 किलोमीटर पानी कैसे जाएगा? और अगर तुम नहरें भी निकालोगे तो भी नहरें तो आज के इंसान की देन है ना। आज से 1000 साल पहले थोड़ी ना, 1500 साल पहले नहरें। इसका मतलब हम घग्गर के योगदान को भी अनदेखा नहीं कर सकते। ये है बेटा पॉलिटिकल तुम्हारा मैप। इस मैप में पंजाब ने 34% ज़मीन हमें दी थी, जिसका टोटल एरिया अगर मापें तो 44,212 वर्ग किलोमीटर, और अगर कहें माइल्स में तो 170 वर्ग मील। ये हमने शेप वाइज छोटा बड़ा जैसी चाहें, जो एरिया है उतना ही रहेगा। अब आप इसमें से हिसार को काटो, चाहे अब एग्जाम्पल लें सोनीपत में से यहाँ कहीं कटेगा गोहाना। जो हमारे नए सीएम हैं नायब सिंह सैनी, इन्होंने कुछ महीने पहले घोषणा की थी कि एक नया ज़िले का गठन करेंगे। जब वो गठन करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि सोनीपत के हिस्से में से कटेगा। अब सोनीपत में से कटेगा तो सोनीपत का टोटल एरिया कम हो जाएगा, लेकिन बाहर की बाउंड्री शेप एरिया तो बराबर ही रहेगा ना। तो आपने इसी हिस्से में जब पंजाब से अलग हुए 7 ज़िले बनाए थे, जो मैंने कल बताए थे। घर, हाँ, JKM, एम का मतलब एक ही है, महेंद्रगढ़। जे जींद, के करनाल। सबसे पहले कल्पना चावला की सिटी कौन सी है? करनाल बना। अब ये जो तुम देख पा रहे हो, इसमें टाइम टू टाइम परिवर्तन हुआ। जब मिला था तब ऐसा बिल्कुल नहीं था। उस टाइम पर सबसे बड़ी बेल्ट ये वाली मिली थी, जिसका नाम हुआ करता था हिसार। जींद से इस तरफ का एरिया ये मिला था हमें, बड़ी बेल्ट, और छोटी बेल्ट मिली थी जींद। बाकी इन सब में अगर देखें तो गुड़गांव की एक बेल्ट थी, ये वाला एरिया गुड़गांव का। H का मतलब हिसार, ये एक एरिया। A का मतलब अंबाला, ये ऊपर का एरिया। R का मतलब क्या था? रोहतक, ये बीच वाला एरिया। J मतलब जींद, तो ये मिला होगा थोड़ा सा एक्स्ट्रा, क्योंकि तब कैथल नहीं था, करनाल नहीं था, तो जींद। K का मतलब क्या था? करनाल, ये करनाल था, मैंने शायद करनाल भी बोल दिया। ये वाली बेल्ट, तब कुरुक्षेत्र और कैथल अलग अलग नहीं थे। जगह तो थी, लेकिन जैसे आज ये बाउंड्री, ऐसी बाउंड्री नहीं थी। तो M का मतलब महेंद्रगढ़। 7 बड़े बड़े हिस्सों में, मान लो एक ये गुड़गांव का पूरा हिस्सा था, एक ये महेंद्रगढ़ का हिस्सा, एक रोहतक का हिस्सा, एक हिसार का, एक करनाल का और एक अंबाला का। तो मोटे मोटे से भारी भरकम से हिस्से थे 7। समय बीता और इनमें सबसे पहले बना सोनीपत और इधर का भिवानी। तो भिवानी का जो टुकड़ा है, इसमें इसका थोड़ा सा हिस्सा आया होगा, थोड़ा सा इसका। और सोनीपत भी किस में से कट के बना होगा? रोहतक। इसका मतलब रोहतक में कांट छांट हुई हमारे बनने के कुछ ही समय बाद, और रोहतक में से सोनीपत बनाया, और इसी हिस्से का कुछ हिस्सा प्लस इसका कुछ हिसार का हिस्सा ना, ये लेके क्या बनाया? भिवानी। ये 2। फिर कुछ ही समय बाद, 1 महीने बाद ही एक नया हिस्सा बनाया कुरुक्षेत्र का। किस में से लिया होगा? अंबाला में से और करनाल में से, क्योंकि तब अंबाला अकेला और करनाल 2 अलग अलग बेल्ट थी। तो कुछ हिस्सा इसका, कुछ हिस्सा इसका लेके कुरुक्षेत्र बनाया। इसके बाद क्या बनाया? 75 में सिरसा। किस में से कटा होगा? तो ये इतना बड़ा हिसार रहा होगा, इसमें से पहले थोड़ा सा काट के भिवानी को दिया होगा, फिर इसका हिस्सा काट के किसको दिया होगा? सिरसा। जैसे अब हमारे सामने एक हिस्सा कट के किसको मिलेगा? गोहाना। हमारे सामने बनेगी ना ये चीज़, तो ऐसे इसका हिस्सा कट के कुछ इधर गया, सिरसा। फिर हमने एक गैप लिया कि नहीं, अब डेवलपमेंट पे काम करेंगे। 75 के बाद, नहीं 79 में 2 ज़िले और बने थे। एक झज्जर, ये रहा देखो, नहीं झज्जर नहीं, एक बना था 12वां। 79 में, 97 में 2 बने थे। 79 में बना था फरीदाबाद। ऑब्वियस सी बात है, किस में से कटा होगा? गुड़गांव। पहले गुड़गांव की बेल्ट थी, इसमें से कट के 12वें नंबर का जिला बना फरीदाबाद। फिर हमने एक ब्रेक लिया 10 साल का 1989 में। फिर हमने KRPY, के का मतलब यहाँ है कैथल या कुरुक्षेत्र,
करनाल 66 का है, कुरुक्षेत्र 73 का, तो अब कौन सा बचेगा? कैथल। कैथल की बेल्ट किस में से काटी होगी? थोड़ी सी जींद में से, थोड़ा सा हिस्सा करनाल का। तो इस तरीके से नया जिला बना था, कौन से वाला? कैथल। के आर, आर का मतलब रेवाड़ी, ये रहा रेवाड़ी। किसकी बेल्ट कटी होगी? कुछ हिस्सा झज्जर का, ये भी तो था ना, और कुछ हिस्सा हो सकता है महेंद्रगढ़ का। तब इस तरह से इतना क्लियर थोड़ी ना जितना आज सीमाएं बना रखी हैं। फिर ये बना होगा के आर पी का मतलब क्या? पानीपत। तो ये दिखती बात है कि करनाल और सोनीपत की बेल्ट के बीच में क्या बना लिया गया? पानीपत। वाई का मतलब यमुनानगर। कौन सी बेल्ट कटी होगी? अंबाला। तो ऐसे एक एक बेल्ट करते करते नए नए बनते रहे। फिर हम थोड़े दिन रुके, 95 में हमने ये काटा पंचकुला। किस में से काटा? अंबाला में से। 95। फिर हमने 97 में दो नए बनाए, एक झज्जर ये रहा और एक फतेहाबाद। फतेहाबाद किसको काट के बनाया? और झज्जर किसको काट के बनाया? रोहतक। यानी रोहतक के अब कई टुकड़े हमने देखे, एक सोनीपत बन चुका, एक झज्जर बन चुका। भिवानी का भी नहीं हुआ है बन चुका 72 में। सोनीपत और भिवानी इकट्ठे, देखो ये रहे, रोहतक में से सोनीपत और भिवानी 1972 में। 60 के इसके 66 के बाद 72 में ही तो बने थे, तो रोहतक के दोनों तरफ बने थे। KRPY। इसके बाद पंचकुला। पंचकुला के बाद क्या बना? 97 में F और J। फिर एक ब्रेक आया, 2005 में बना ये मेवात। मेवात किस में से कटा होगा? गुड़गांव। फरीदाबाद की बड़ी बेल्ट थी, गुड़गांव की बड़ी बेल्ट थी। गुड़गांव में खैर महेंद्रगढ़ रेवाड़ी अलग बन चुके हैं, तो नूह कट के अलग हो गया। मेवात, सत्यवेपुरम। और बिल्कुल हमने देखा सामने 2008 में क्या बना? पलवल। ये तुम सबके जन्म के बाद बना है। तुम सबने पलवल, तुम्हारे सामने, तुम छोटे थे लेकिन पलवल का नाम तुमने एक जिले के नाम पे नया तभी सुना। और पलवल के बाद लास्ट बिल्कुल हमने देखा चरखी दादरी 2016। तब बीजेपी की सरकार आई थी हरियाणा में पहली बार, और खट्टर के सामने यही जिला बना है। तो हमारे पिछले सीएम के टाइम पे सिर्फ एक जिला बना था, चरखी दादरी। इस सीएम ने भी घोषणा कर दी नए जिले की। किस में से कटेगा? सोनीपत में से। ऐसे टाइम टू टाइम जिले बनते रहे। सर्वाधिक जिलों का निर्माण हुआ बंसीलाल के टाइम पर। इन सब में देखो ध्यान से, ऊपर से इसको स्टार्ट करते हैं। आज अगर हम बात करें हरियाणा की, तो सबसे उत्तरी जिला कौन सा है हमारा? पंचकुला। पंचकुला स्टार्टिंग में बिल्कुल नहीं था, 1995 में बना। पंच में 5 आता है ना, 95 में बना। पंचकुला की देखो लोकेशन इकलौता है जो चंडीगढ़ को टच करता है, और चंडीगढ़ इस तरफ पड़ता है। चंडीगढ़ की 3 डायरेक्शन में पंजाब है, चंडीगढ़ के नॉर्थ में, चंडीगढ़ के इसके साउथ में, और चंडीगढ़ के वेस्ट में। ईस्ट में हम पड़ते हैं। हमारा रिश्ता दिल्ली के साथ ठीक उल्टा है। दिल्ली को हम 3 तरफ से घेर के बैठे हैं, ईस्ट के अलावा। दिल्ली के ईस्ट में यूपी है, नॉर्थ में हमारा सोनीपत, वेस्ट में हमारा ये अपना क्या पड़ेगा बताओ? इसमें थोड़ी सी बुद्धि लगाओ। ये है दिल्ली, ये तो दिल्ली को घेरे हमारे 4 जिले। सोनीपत उत्तर में, पश्चिम में झज्जर, दक्षिण पश्चिम और दक्षिण। तो हरियाणा के 4 जिले दिल्ली की 3 डायरेक्शंस में उसको घेर के बैठे हैं। सिर्फ दिल्ली के ईस्ट में पड़ता है नोएडा का, यूपी का इलाका। इससे ठीक उल्टा हमने चंडीगढ़ को सिर्फ एक तरफ से टच किया, जबकि दिल्ली को हमने टच किया 3 तरफ से। 4 डायरेक्शन न्यूज से पढ़ते हैं बेटा, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ। न्यूज होते ना, खबरें, ये इसका लॉजिक यही था। तो हमने दिल्ली को नॉर्थ में, ये रहा नॉर्थ, ये है दिल्ली। सोनीपत, वेस्ट में झज्जर, दक्षिण पश्चिम में गुड़गांव और दक्षिण में फरीदाबाद। इसको ठीक उल्टा कर दें इस तरफ। इस तरफ 3 हिस्से, अगर मैं चंडीगढ़ यहाँ बनाऊं तो चंडीगढ़ को 3 तरफ से घेर के बैठा है पंजाब, और हम चंडीगढ़ को सिर्फ एक तरफ से टच कर रहे हैं ईस्ट से। और कौन सा जिला? पंचकुला। अगर तुम चंडीगढ़ गए हो तो तुम्हें पता होगा, रोड के इस तरफ चंडीगढ़ पड़ता है और इस तरफ पंचकुला। कई इलाके ऐसे हैं कि वहां आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप चंडीगढ़ में चलते चलते पंचकुला में भी घूम रहे हैं किसी रोड पर, क्योंकि अलग से डिवीजन तो है नहीं। हरियाणा के बहुत सारे हेडक्वार्टर जिनको जगह नहीं मिली चंडीगढ़ में, वो कहाँ बना दिए गए? पंचकुला। जैसे हरियाणा पुलिस का हेडक्वार्टर कहाँ है? पंचकुला में। हरियाणा में कई हेडक्वार्टर हैं, सिंचाई विभाग, ये कहाँ है? पंचकुला। तो मैक्सिमम तो हमारी कोशिश रही चंडीगढ़ में बने, पर जिनको चंडीगढ़ में जगह नहीं मिली वो हमने उसी के पैरेलल में किस में बना लिए? पंचकुला। चंडीगढ़ से लगती एक ऐसी ज़मीन है जिसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है, क्योंकि जैसे NCR है, नेशनल कैपिटल रीजन,
ऐसे CCR है, चंडीगढ़ कैपिटल रीजन। चंडीगढ़ कैपिटल रीजन में हमारा पंचकुला, मोहाली पंजाब का और चंडीगढ़, ये तीनों ट्राई सिटी कहलाते हैं। 3 इंपॉर्टेंट शहर, पंजाब का मोहाली, मोहाली में क्रिकेट मैच भी होते हैं ना बहुत बार, एक हमारा चंडीगढ़, दोनों का साझे का, और एक हमारा पंचकुला, यानी ट्राई सिटी में दोनों के साझे का शहर भी है, दोनों के अपने अपने शहर भी हैं। पंचकुला की सीमा सिर्फ एक ज़िले को टच करती है, अम्बाला, हमारा ही है लेकिन सिर्फ एक ज़िले को टच करता है, अम्बाला को। ऐसे बाकी ज़िले नहीं, बाकी ज़िले कई कई सीमाओं के साथ टच होते हैं। इस तरफ आओ, सिरसा, इसको भी देखो ध्यान से, जो ये ऊपर नीचे, कुछ लोगों को ये पिंक दिख रहा होगा, कुछ लोगों को पीच, आड़ू को बेटा पीच बोलते हैं, आड़ू का रंग ऐसा सही होता है पकने के बाद। तो इस कलर को देखो, जो ये है ना, ये दूसरे राज्य हैं, ऊपर पंजाब है, साइड में राजस्थान। सिरसा एक ऐसा जिला है जो सबसे बड़ा है, आपके पास इतना बड़ा जिला नहीं है कोई भी, आपको दिखाई दे रहा होगा हिसार भी बड़ा है लेकिन सिरसा से छोटा है। सिरसा जितना बड़ा जिला आपके पास है नहीं, और इस सिरसा की जमीन आपके साथ सिर्फ एक जिले को टच करती है, किसको? फतेहाबाद। कई लोगों को गलत फहमी है कि हिसार को भी टच करता है, ध्यान से देखो, इसकी सीमा यहाँ रुक गई, इसके आगे लाल रंग है, और लाल रंग किसका है? फतेहाबाद, जबकि हिसार का रंग तो ये वाला है। तो क्या सिरसा का बॉर्डर हिसार के साथ टच है? नहीं। सिरसा सबसे बड़ा जिला और सिर्फ एक जिले को टच करता है, आपके फतेहाबाद को। अगर फतेहाबाद ना होता तो ये हिस्सा पहले क्या था? हिसार। आज हिसार को टच नहीं करता, आज सिर्फ फतेहाबाद को। सिर्फ 2 जिले हैं ऐसे, एक पंचकुला और एक सिरसा, जिनकी बाउंड्री एक एक को टच करती है, बाकी सबकी ढेरों को टच करती है। अब देखो ऊपर से देखना शुरू कर रहे हैं हम, तो सबसे पहला ऊपर का जिला कौन सा? पंचकुला। पंचकुला से लगता है चंडीगढ़, पंचकुला से लगता है अम्बाला। अम्बाला, पंचकुला के नीचे देखो ये बाउंड्री लाल वाली, क्या है ये पंजाब से भी टच है अम्बाला, हमें दिखाई दे रहा है। इसलिए अम्बाला शहर में बहुत सारे सिख कम्युनिटी के लोग भी मिलेंगे। इसी कारण अम्बाला में बहुत बड़ा रेलवे जंक्शन है, और नॉर्दर्न रेलवे का बड़ा रेलवे जंक्शन अम्बाला कैंट ही है। अम्बाला शहर, अम्बाला कैंट। अम्बाला देखो कैसा है, ऊपर टच करता है पंचकुला को, इस तरफ यमुनानगर, इस तरफ कुरुक्षेत्र, और यहाँ पंजाब। इसका मतलब 3 तरफ से हमारे एरिया से घिरा है, हमारा इलाका, और एक तरफ पंजाब से। तो अम्बाला को टच करने वाले जिले निम्न में से कौन से नहीं हैं? अगर ऐसा क्वेश्चन आया, तुमने मैप समझा है तो तुम टिक कर पाओगे। क्या ये पंचकुला से टच है? यमुनानगर से और कुरुक्षेत्र से, रणभूमि से अम्बाला। अम्बाला में भी कई बार छोटी मोटी लड़ाइयाँ, मैक्सिमम लड़ाइयाँ या तो कुरुक्षेत्र में या पानीपत में हुई, पर अम्बाला में भी उस टाइम पे कुरुक्षेत्र जब अलग से नहीं था तो कुछ इलाके अम्बाला में भी गिने जाते थे। अम्बालिका नाम का हमारा हिस्ट्री में एक कैरेक्टर था, माइथोलॉजी में, भीष्म पितामह से संबंधित। अम्बा, अम्बालिका, आया याद? तो वही उन्हीं के नाम पर है। कुछ लोग कहते हैं कि यहाँ पर काले आम का एक पेड़ था, उस कारण भी इसका नाम अम्बाला। तो बहुत सारी थ्योरीज हैं, आगे बात करेंगे। इस यमुनानगर को देखो, यमुनानगर बाद में बना 1989 में। इसको हम ध्यान से देखें तो ये इस तरफ टच होगा, यहाँ यूपी से और यहाँ उत्तराखंड और हिमाचल से। 2 पहाड़ी इलाकों को टच करता है और एक मैदानी इलाके को। ये 3 राज्यों को टच करता है, हिमाचल को, उत्तराखंड को और यूपी को। यमुनानगर का नाम इसलिए है क्योंकि पहाड़ों से निकल के जब यमुना एंटर करती है तो सबसे पहले उसकी एंट्री मैदान में हमारे यहाँ होती है। पहाड़ों को ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती क्योंकि वहाँ साल भर बारिश होती है, तो इसका सबसे पहला जो मैदानी पानी है ना, वो हम इस्तेमाल करते हैं, और इस पर हम सबसे ज़्यादा हक भी लेकर बैठे हैं। कितने % पर? 47% पर। यमुनानगर में बहुत बड़ा टिम्बर मार्केट है, आज से 150-200 साल पहले लकड़ियों का बड़ा मार्केट है, और हमारे यहाँ जंगल के रूप में, नेशनल पार्क के रूप में और बहुत बड़ी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के रूप में यमुनानगर का कलेसर पड़ता है। कभी तुम उत्तराखंड जाओगे ना या हिमाचल और इस रूट से जाओगे तो तुम्हें ऐसा फील होगा कि यमुनानगर में एंटर होते कि हम पहाड़ी इलाके में घूम रहे हैं, ऐसा लगेगा ही नहीं कि ये हरियाणा ही है। एक हरियाणा कोई मेवाड़
मेवात में जाए, एक हरियाणा कोई सोनीपत में आए और एक हरियाणा यमुनानगर, 3 रूप दिखेंगे उसे। मेवात उसे दिखेगा सूखा इलाका, कंपैरेटिवली सूखा। सोनीपत उसे दिखेगा सही मैदान, क्योंकि चारों तरफ हरियाली और खेती वाली हरियाली, जंगल वाली नहीं। लेकिन जब वो जाएगा यमुनानगर, उसे प्रॉपर जंगल का आभास होगा, पहाड़ियाँ दिखेंगी आसपास। इसका मतलब हरियाणा बाहर वालों के लिए एक जैसा है, लेकिन हम हरियाणा वालों के लिए हरियाणा के भी 3 रूप हैं। बारिश का फर्क है ये सारा। सबसे ज्यादा बारिश कहाँ होती है? यमुनानगर के छछरौली में सबसे ज्यादा बारिश होती है, और इसीलिए यमुनानगर के छछरौली को क्या कहते हैं? हरियाणा का चेरापूंजी। चेरापूंजी मेघालय में है। सबसे ज्यादा बारिश अगर कहें एक जगह पे मासिन राम, और अगर एनुअल कहें तो चेरापूंजी। मासिन राम अभी 8-10 साल से ही सामने आया, पहले बचपन से सिर्फ चेरापूंजी पढ़ते थे। तो यमुनानगर टिम्बर मार्केट बहुत बड़ा है, इंडस्ट्रीज है यहाँ। यहाँ बड़े पैमाने पे कागज निर्माण होता है। जो कॉपियाँ है ना तुम्हारी, इसका कागज, यहाँ रिफाइंड का तेल, जो रिफाइंड ऑयल है, ये निकाला जाता है। पेपर कटिंग की मशीनें हैं। शराब का डिस्टिलरी, डिस्टिलरी बेटा शराब होता है, शराब का बहुत बड़ा कामकाज है यहाँ। यहाँ गन्ना बहुत ज्यादा होता है, और जहाँ गन्ना वहाँ हाथी। इसीलिए हरियाणा में सिर्फ यमुनानगर के बनसंतौर नाम की जगह पर हाथी पुनर्स्थापना केंद्र बना रखा है, 5 एकड़ एरिया में। ज्यादा हाथी वाथी यहाँ है नहीं, क्योंकि घने जंगल नहीं है। इक्की दुक्की बार उत्तराखंड और हिमाचल में क्योंकि हाथी हैं। अब हाथी को थोड़ी पता है कि ये हरियाणा है। वो चलते चलते उत्तराखंड से कभी मस्ती के मूड में हरियाणा में आ गया, कभी दिख गया एक आधी बार, ऐसे ही कभी बाघ दिख गया। तो हमने हरियाणा में हाथियों के लिए पुनर्वास केंद्र बनाया। कभी कोई गलती में आ जाए, चोट लग जाए, तो फिर हम उसकी केयर के लिए 4-5 एकड़ में हरियाणा की जमीन में डेवलप किए बैठे। कभी आते नहीं है खास, लेकिन हरियाणा में इकलौता एकमात्र हाथी पुनर्स्थापना केंद्र बनसंतौर यमुनानगर में। किस खेती में नंबर 1 है ये? गन्ने में। गन्ने से हाथी को याद करना। शराब का बहुत बड़ा काम काज है, लकड़ी का बड़ा काम काज है, साल के बहुत पेड़ पाए जाते हैं। साल के पेड़ की इंपॉर्टेंस है। ये तीनों समझ में आ गए? अंबाला में हमने ट्रैक्टर का बहुत बड़ा काम किया था, HMT, हिंदुस्तान मशीन टूल्स। HMT बेटा एक कंपनी थी, और इस कंपनी की ना घड़ियां बहुत चलती थी। पहले शादी ब्याह, आज से 50 साल पुरानी बात कर रही हूँ, शादी ब्याह में दहेज में लड़के के नाम की घड़ी दिया करते थे। और अगर किसी को HMT की घड़ी मिलती ना, तो आज जो राडो की इंपॉर्टेंस है वो HMT की थी, कि भाई मुझे HMT की घड़ी मिल गई। इतनी बढ़िया कंपनी थी, देश में इसका नाम था। आज जंग लगा हुआ गेट है, अंदर पूरा उबड़ खाबड़ जंगल, बड़ा अजीब सा एरिया, बंद पड़ी है वो फैक्ट्री। लेकिन एक टाइम था जब HMT भारी भरकम उद्योग था। सिर्फ घड़ियां नहीं, ट्रैक्टर भी बना करते थे HMT के। इमेजिन करो कितने लोगों को काम मिलता होगा। जब इंडस्ट्रीज चलती है ना, तो वो रोजगार देती हैं। आज वो बंद पड़ी है। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो पहले थी, आज है नहीं। तो इस बेल्ट को अगर हम ध्यान से देखें, तो इसके आसपास पहाड़ी इलाका भी है। ये भी पहाड़ से टच है, ये भी पहाड़ से टच है, और ये भी। कौन से पहाड़ होंगे ये? हिमाचल के और उत्तराखंड के, यही तो इलाके होंगे। ये तुम्हारे कितने जिलों को टच करता है? एक को। और राजधानी को कितनी तरफ से टच करता है? एक। कौन सी डायरेक्शन? ईस्ट में। अंबाला में क्या बताया, किस चीज की महत्व है? एक तो अंबाला का HMT फेमस है। HMT में क्या बनता था? घड़ियां, कलपुर्जे और ट्रैक्टर। अंबाला एक तो बहुत फेमस है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम ना यहाँ शीशे का बहुत बड़ा कामकाज था। शीशा समझते हो ना, मिरर, ग्लास, इस तरह की चीजें, इसका बहुत बड़ा कामकाज था अंबाला में। तो अंबाला में मिक्सर, ग्राइंडर, जूसर, जो हमारे घर में मिक्सी कहलाती है, इसका भी बहुत बड़ा कामकाज है। यहाँ से एक्सपोर्ट करते हैं हम बहुत सारा सामान। इनफैक्ट साइंटिफिक जो हमारे अपरेटस होते हैं ना, चीज़ें होती हैं, वो यहाँ बहुत बड़े पैमाने पर बनाई जाती हैं। और हमारे टोटल निर्यात का 35% हिस्सा अंबाला। तो अंबाला मोटी कमाई करके देता है भारत को। इसके बाद अगला कौन सी बेल्ट आ गई? कुरुक्षेत्र को ध्यान से देखो, चारों तरफ से हमारे जिले टच करते हैं। कुरुक्षेत्र के उत्तर में, पूर्व की तरफ, दक्षिण की तरफ और पश्चिम की तरफ। कुरुक्षेत्र को हम देखें तो कुरुक्षेत्र बिल्कुल सिर पे है। इन दोनों के एक तरह से ताज है। कुरुक्षेत्र में ही वो महायुद्ध हुआ था जिसे हम कहते हैं महाभारत। हरियाणा का भी और भारत का भी पहला महायुद्ध था। महाभारत से पहले हिस्ट्री में इतनी बड़ी लड़ाइयाँ हमने पढ़ी नहीं।
इतनी बड़ी सेना नहीं थी, फौज नहीं थी। तो कुरुक्षेत्र एक ऐसा जिला है जिसकी सीमा, जिसको सर मान लें तो इसके दो पैर मान लेते हैं, कैथल और करनाल को। कुरुक्षेत्र की खासियत यही है, युद्ध स्थल रहा है। गीता का जो ज्ञान है वो हमें कुरुक्षेत्र में ही मिला। और हम कहते हैं कि ज़िंदगी में जब भी कोई मुश्किलात आए, कोई हालात मुश्किल आए, तो कुरुक्षेत्र में जो वो गीता का ज्ञान दिया था उससे सारी चीज़ें आपकी सॉल्व हो जाती हैं। इसके बाद अगला क्या है? कैथल। एक टाइम था जब कैथल का नामो निशान ऐसा सच अलग नहीं था, लेकिन आज हम प्राउड से कहते हैं इस कैथल में सबसे ज़्यादा धान की वैरायटी लगाई जाती है। अभी अभी धान कट रहा है, ये सीज़न है ना धान कटने का। धान पूरे हरियाणा की इस बेल्ट में सबसे ज़्यादा होता है, प्लस जींद में के सबसे ज़्यादा धान का प्रोडक्शन करते हैं। धान के प्रोडक्शन में जो सबसे ज़्यादा वैरायटी लगाता है, भाई बासमती की भी अलग तरह की, पता नहीं कौन कौन सी, ये कौन लगाता है? कैथल। इसका मतलब कैथल में पानी ठीक होगा, क्योंकि धान में तो पानी खड़ा हुआ चाहिए। कैथल में सर्वाधिक किस्में, साइड में क्या है ये? करनाल। अभी पीछे सीएम सिटी कहलाती थी, कल्पना चावला की वजह से करनाल बहुत आगे तक गया। और आज अगर देखें, कल्पना चावला इंडिया की पहली महिला है जिसका नासा में सिलेक्शन हुआ। 33 साल की उम्र में, तुम लोगों से लगभग 8-10 साल बड़ी एक महिला, कितने साल पुरानी बात कर रहे हैं बेटा हम, तब तो तुम्हारे पेरेंट्स का भी आधों का जन्म नहीं हुआ होगा, उस टाइम पे थी वो। और इतनी काबिल थी, इतनी पढ़ी लिखी कि इंडिया के इसरो में नहीं, इसरो से तो बड़े लेवल पे माना जाता है ना नासा, इसरो तो उससे मदद लेता है बहुत बार। नासा में उसका चयन हुआ और फिर 2 बड़े अभियानों पर, जिसमें सिर्फ 6 लोग और 7 लोग गए, उसको जाने का मौका मिला। जैसे चयन होने के बाद वहाँ दब के रहना और एक वहाँ सुप्रीम बन के रहना, फर्क है ना इस चीज़ में। इन्होंने अच्छा काम किया, अच्छा नाम कमाया, इसलिए 2 ऑपरेशंस में अमेरिका के नासा ने किसका चयन किया? कल्पना चावला के नाम का प्लेनेटोरियम है, लेकिन वो करनाल में नहीं है, वो कुरुक्षेत्र में है। इसके बाद नीचे आते हैं, इस जींद को देखो जो पिंक कलर में है। जींद हरियाणा का एक ऐसा ज़िला है जो सबसे ज़्यादा ज़िलों को अंदर ही अंदर टच करता है, 7 ज़िलों को, और ऊपर पंजाब को भी टच करता है। जींद की यही खासियत याद रखती हैं, सर्वाधिक ज़िलों के साथ सीमा बनाता है। हम यहीं से देखना शुरू करते हैं, क्या है ये? अगला देखो, ये नीचे रह गया, भिवानी रेड है और ये पिंक, इनका दूर दूर तक मतलब नहीं है। तो ये पहला फतेहाबाद, हिसार, रोहतक, सोनीपत, पानीपत, करनाल, कैथल। करनाल कैथल देखो अंदर तक दिख रहे हैं हमें। तो अगर इस तरफ से घूमें या उस तरफ से घूमें तो यहाँ दोनों के टच करते हैं। किस किस को? कौन सा के सिर है और कौन से 2 पैर हैं? कैथल और करनाल। तो दोनों के टच करते हैं, इधर दोनों पथ टच करते हैं। कौन से पथ? पानीपत और सोनीपत। 4 तो याद हो जाएंगे, दोनों के, कैथल, करनाल, पानीपत, सोनीपत, चारों ये याद हो गए। अब इधर आ जाओ, इधर के दोनों ये बड़े बड़े कौन? फतेहाबाद, हिसार, और फिर हार्ट ऑफ हरियाणा रोहतक। रोहतक की बेल्ट भी इससे टच है। इसको हार्ट ऑफ हरियाणा पता है क्यों कहते हैं? इसको हम देखें मैप में, देखो थोड़ा छोटे से में ज़्यादा अच्छा दिखेगा, ये देखो बीच में रोहतक, इसलिए इसे कहा जाता है हार्ट ऑफ हरियाणा। तो जींद को टच करने वाले इस तरफ से 2 के, 2 पथ, कौन से के? कैथल, करनाल, पानीपत, सोनीपत, हार्ट ऑफ हरियाणा रोहतक, और इस तरफ के 2 बड़े हिसार और फतेहाबाद। क्या ये याद हो जाएंगे? एग्जाम में कोई इनसे अलग देंगे तुम्हें दुखी करने के लिए, तो तुम तुरंत पहचान लेना 2 के, और के नीचे वाले वहाँ कुरुक्षेत्र आ जाएगा। कुरुक्षेत्र सिर है और 2 पैर हैं, कैथल और करनाल। दोनों पत आएंगे, हार्ट ऑफ हरियाणा आएगा और 2 बड़े आएंगे, फतेहाबाद और सिरसा। बहुत दूर है, सिरसा का कोई संबंध नहीं है इससे। ये हुआ जींद। जींद के बाद अगला इधर मुड़ते हैं, क्या है ये? हाँ, इसी को मांगा था पांडवों ने। जो पांडवों ने बेल्ट मांगी थी ना, एक बार बोर्ड पे देखो, दिल्ली था इंद्रप्रस्थ और ये लोग थे कुरुक्षेत्र के। देखना बोर्ड पर इसको, यहाँ थी इनकी प्रॉपर्टी कुरुक्षेत्र में। कुरुक्षेत्र से ये मान लो ट्रायंगल, दिल्ली इनका, इस तरफ था मेरठ, ये इनका हस्तिनापुर। तो ट्रायंगल की शेप में ये ज्यादा घूमते थे। टेरिटरी बेटा ये सारी इन्हीं की थी। यहाँ खूब धन धान्य, खूब गेहूं, खूब धान पैदा होता होगा। राजा अमीर बनने के लिए यही तो टैक्स लेते थे। तो अगर 3 शहर कहें कुरुओं के, कौरवों के, पांडवों के, तो एक कुरुक्षेत्र, एक इंद्रप्रस्थ, आईपी यूनिवर्सिटी है ना दिल्ली में,
इंद्रप्रस्थ, और एक यहाँ था हस्तिनापुर, हस्तिनापुर नरेश, ऐसे नहीं वो डायलॉग मारते थे, तो इंद्रप्रस्थ गए हुए हैं। तो ये 3 इंपॉर्टेंट है, ट्रायंगल है ये। अगर मैं इसको ड्रॉ करूं तो यहाँ से यहाँ एक लाइन आएगी, कहाँ से, कुरुक्षेत्र से दिल्ली, और फिर इधर चली जाएगी, फिर इधर एक ट्रायंगल शेप में हो जाएगा। तो जब इनके कलेश शुरू हुए कि भाई कौन प्रॉपर्टी का मालिक बनेगा, क्योंकि 1000 ईसा पूर्व के बाद प्रॉपर्टी बड़ी कीमती हो गई। 1500 से 1000 तक प्रॉपर्टी कुछ नहीं, कोई नहीं लड़ता था। कोई आता था ना तो कहते ठीक है तुम रह लो, हम आगे चले जाएंगे, खुली जमीन पड़ी थी। लेकिन 1000 में जब लोहा आया, आदमी के मन में लालच आया, उसने जंगल साफ करके अपने आप को उसका मालिक बताया। उस टाइम पर फिर इन 5 भाइयों ने जब अपना हिस्सा मांगा तो दुर्योधन ने कहा कि तुम्हारे पिताजी छोटे थे, और वैदिक काल का नियम था कि बड़ा भाई, ज्येष्ठ पुत्र ही बाप की गद्दी पर बैठता था। तो उस हिसाब से जो आदमी देख नहीं सकता, कायदा तो यही कहता ना कि वही मालिक था, तो उसका अगला मालिक कौन हुआ, उसका बेटा। इसीलिए ये डिस्प्यूट हुआ। तो भगवान श्री कृष्ण ने उस टाइम पे कहा कि कायदे से दुर्योधन ठीक है, इसके पिता की गद्दी थी, और पांडु सिर्फ उस पे इसलिए बैठा था क्योंकि पिताजी देख नहीं सकते, पर वो काम संभाल रहा था, वो राजा नहीं था। तो उस हिसाब से इन 5 भाइयों का हक नहीं है। पर क्योंकि इनके पिता ने भी काम किया, अब ये बिल्कुल भिखारी तो बनेंगे नहीं भाई, साझा तो चलेगा। तो उन्होंने कहा इनको ज्यादा मत दो, 5 गांव दे दो। ये 5 गांव कुरुक्षेत्र से थोड़े नीचे के इलाके मांगे। तो इन्होंने पानीपत मांगा, सोनीपत मांगा, इंद्रप्रस्थ मांगा, और इन्होंने फरीदाबाद का तिलपत मांगा, और एक मांगा इस तरफ का बागपत। तो एक बेल्ट इन्होंने कहा भाई तुमसे थोड़ा दूर रहेंगे, एक बेल्ट तो हम भी मांगते होंगे। तो पानीपत, सोनीपत, इंद्रप्रस्थ, लाइन में समझ लो, पानीपत, सोनीपत, इंद्रप्रस्थ, फरीदाबाद का तिलपत, और इस तरफ का बागपत। बागपत और सोनीपत की सीमा लगती ही तो है, सोनीपत से थोड़ा आगे यूपी जाओगे तो बागपत स्टार्ट होता है। तो ये 5 पत मांगे थे, कौन कौन से, पानीपत, सोनीपत, इंद्रप्रस्थ, तिलपत और बागपत। तिलपत किसका पार्ट, यानी हमें ये वाली बेल्ट दे दो। अब ये बेल्ट उपजाऊ थी, वो अड़ गए कि हम नहीं देते। इसी पे कलेश हुआ था, इसी पे महाभारत कितने दिन तक चला था, वो 18 दिन तक। तो ये सारी कहानी कुरुक्षेत्र की है और इस बेल्ट की है। आगे बढ़ते हैं, पानीपत। आज अगर पानीपत देखें तो इंडस्ट्रीज बड़ी बड़ी हैं। पानीपत में NFL है, नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, जो ये DAP, यूरिया, जो ये हम खाद और ये सब कट्टे वगैरह लाते हैं ना, इन सब का बहुत बड़ा कामकाज है। कहाँ पर, पानीपत में। NPL, NFL, नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, ये NFL पानीपत में है। बहुत लोगों को काम मिला हुआ है। यहाँ एक कैप्टिव संयंत्र है, बिजली, क्योंकि बड़े बड़े यहाँ पे सामान है। जैसे एक यहाँ पेट्रोलियम है, पेट्रोलियम की रिफाइनरी। हरियाणा में पेट्रोल नाम की कोई चीज़ निकलती नहीं है, उपजाऊ मिट्टी है, खेती करते हैं। लेकिन गुजरात से पाइपलाइन बिछा के, गुजरात की एक छोटी जगह से पाइपलाइन लेके और पानीपत तक आ गई, और उसके थ्रू यहाँ पर कच्चा तेल या क्रूड ऑयल, रॉक ऑयल, पेट्रोलियम आता है। ट्रेन्स भी आती हैं, लेकिन ट्रेन अब कम हो गई। अगर तुम रेलवे स्टेशन पे जाते हो, तुमने नोटिस किया होगा, पता नहीं, पहले बहुत ट्रेन आती थी बेटा। पहले सारा सिस्टम ट्रेन के थ्रू, कि ट्रेन वहाँ से भर के चलती, और भर के चलने में फिर ट्रैवलिंग का खर्चा आता। अब उस काम को पाइपलाइन के साथ जोड़ दिया। अब अंडरग्राउंड सोनीपत से भी निकलती है वो पाइपलाइन, गुजरात से अलग अलग शहरों को मिलाती हुई सोनीपत से निकलती और सीधी फिर पानीपत की रिफाइनरी तक जाती है। पाइपलाइन बिछाने में एक बार खर्चा आता है, लेकिन एक बार बिछ गई, अंडरग्राउंड है, जल्दी खराब नहीं होगी। तो फिर सोचो उसके न तो पेट्रोल का खर्चा, न डीजल का, किसी भी चीज़ का, न बिजली का। अब ट्रेन चलती है तो क्या ट्रेन बिजली खाती होगी, और बिजली महंगी है, तो उसमें ना खर्चा ऐड हो जाता है। हमने पानीपत की पहचान जो बना रखी है वो हमारी रिफाइनरी, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, जैसे एक HP है, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, ऐसे एक इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन है। IOC की 7वीं बड़ी रिफाइनरी है ये। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन प्राइवेट नहीं है, सरकारी है, यानी सरकारी संस्थान ने, जिसका काम था पेट्रोल का काम करना, उसने हरियाणा के पानीपत के बाहोली गांव में एक रिफाइनरी लगाने का प्लान बनाया, और 1998 में वो हिस्सा पानीपत में, पानीपत के गांव के पास की ज़मीन एक्वायर करके, सरकारी काम में तो ज़मीन लेना बड़ा आसान होता है, वहाँ बना दी। आज रिफाइनरी प्रॉपर एक शहर की तरह डेवलप हो गई है, और वहाँ अंदर ही सारी सुविधाएं मिलती हैं। तो पानीपत की पहचान, एक तो फर्टिलाइजर्स का कामकाज है बड़ा, और एक रिफाइनरी का। अगर हम लोकल बात करें, क्योंकि तो बड़े लेवल के काम है, यहाँ दरियाँ, गलीचे, कारपेट और बेडशीट्स का बहुत बड़ा कामकाज है।
पानीपत बुनकरों की नगरी कहलाता है। अब तो धीरे धीरे अगली पीढ़ी ने ये काम कम कर दिया। एक समय था जब हर घर में बुनकर थे। पुराने टाइम में बुनकर, जो दरियां बड़े बड़े ना लकड़ी के, उसको क्या बोलते हैं, खड्डे बोलते हैं, शायद कुछ बोलते हैं, जिसमें वो कपड़ा बनता रहता है। तो बहुत बड़ा बुनकरों का कामकाज था पानीपत में, इसलिए इसको वीवर्स सिटी भी कहते हैं। वीविंग होता है बुनना। जैसे एक पक्षी नहीं देखा, वीवर बर्ड, वो देखो अपनी चोंच से कितना सुंदर बुन के वो घोंसला तैयार करता है। तो ये वीवर्स सिटी थी। एक तो बाहोली इंपॉर्टेंट है, NFL इंपॉर्टेंट है, एक इसका बुनकर। इसके अचार बहुत फेमस है, पचरंगा अचार। पूरे किसी भी रेस्टोरेंट में जाओ हरियाणा की बेल्ट में, तो वो तुम्हें पराठे के साथ, खासकर ये मुरथल की पूरी बेल्ट, पराठे के साथ जो अचार देते हैं डब्बे में, वो पचरंगा अचार है बेटा। उसमें देखना हर सीजन में तुम्हें गाजर भी मिलेगी, मूली भी मिलेगी, देखा उसमें कई तरह का। इसे कहते हैं पचरंगा अचार। और ये सब तुम नहीं खाते, ये पूरे वर्ल्ड में जाता है, अलग अलग कंट्रीज में। तो पचरंगा अचार किसकी पहचान है? पानीपत के नीचे पड़ता है सोनीपत। सोनीपत की पहचान बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर मैं बात करूं, अब सुनो शांति से, 1950 से 52 के बीच में सोनीपत में काम किया गया था बड़े लेवल पर एटलस साइकिल का। एटलस साइकिल इंडिया की टॉप मोस्ट साइकिल थी। अब तो दुनिया भर की कंपनीज आ गई, लेकिन एक ज़माना था जब शादी में दहेज जाता तो घड़ी जाती थी HMT की और साइकिल जाती थी एटलस की। साइकिल मिलना ही बड़ी बात थी, और वो भी एटलस की साइकिल। तो जैसे आज किसी को ऑडी मिल जाए शादी में दहेज में, ऐसे मानते थे, उसकी इतनी इज्जत मानी जाती थी। ये कंपनी हमारे हरियाणा के सोनीपत में खोली गई, और आज भी एक रोड का नाम एटलस रोड है। उस कंपनी का यहाँ कुछ नहीं है। अब आप जाएंगे तो पूरी खाली है, सब तोड़ फोड़ दिया। प्रोडक्शन के नाम पे कुछ नहीं, यहाँ कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट नहीं, यहाँ से उठा के ले गए। लेकिन सोचो, इसने पहचान ऐसी बना दी कि आज भी हरियाणा के सोनीपत को एटलस कंपनी के नाम से जाना जाता है। पूरे वर्ल्ड में 3 टॉप मोस्ट कंपनी थी साइकिल की पूरे वर्ल्ड में, जिसमें जर्मनी जैसे तेज दिमाग भी थे, जिनका कि काम ही ऑटोमोबाइल्स का था। वहाँ भी माना जाता है कि हमारा नंबर टॉप 3 में हमेशा रहता था। और विदेशी हमसे पूछते थे कि इतनी बढ़िया साइकिल तुम कैसे बनाते हो। तो एटलस ने इस बात को बताने के लिए पैसे लिए थे, तकनीक बेची थी हमने उस ज़माने में। आज तकनीक बेचना नॉर्मल बात है, लेकिन उस ज़माने में तकनीक बेच के हमने पैसा कमाया था। कौन सी कंपनी ने? तो हरियाणा की पहचान थी, पूरे भारत की पहचान थी एटलस, जिसके कंपनी का कारखाना कहाँ लगा हुआ था? सोनीपत में। एटलस जिसने लगवाई थी ना बेटा, वही आदमी यहाँ पे एक स्कूल भी चलाता है, और अभी भी उनका स्कूल चल रहा है। जानकी दास कपूर, ये उस जमाने के अमीर थे सोनीपत के। कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं कि इन लोगों ने, और जिन लोगों का मॉडर्न स्कूल है ना सोनीपत 12 खंबा रोड, जहाँ एडमिशन नहीं मिलता, ये 2 चेहरे थे। मुझे नहीं पता सच है झूठा, तुम गूगल कर लेना, कि भगत सिंह के खिलाफ गवाही देने में इन लोगों का ही हाथ था। अब सच झूठ का तो क्या ही पता, लेकिन कहते हैं ये ज़मीनें बाद में दी गई थी। एक तरह से होता है ना कि तुमने सरकार की मदद की तो तुम्हारे ऊपर सरकार मेहरबान। नेगेटिव तरीके से अंग्रेज़ों ने ज़मीनें दी थी। इनमें कई बड़े बड़े लोग थे जिनको यूपी की बेल्ट में ज़मीन दी गई थी। आज वहाँ बड़ी बड़ी शुगर मिल लगी हुई हैं, और उनकी कितनी पुश्तें बीत गई, क्योंकि भगत सिंह तो 1907 में जन्मे थे, 2007 को बीते भी कितने साल, 16-17 साल हो गए। उन लोगों की आज भी मिलें, कहते हैं ना मिल सीटी मार रही है। तो ये कहावतें हैं, उनकी पुश्तें बैठ के खा रही हैं। तो उन्होंने जो काम किया वो था तो नेगेटिव, लेकिन उसको देखो कितना ज़्यादा फायदा अंग्रेज़ों ने पहुंचाया। इनके बड़े बड़े स्कूल चल रहे हैं, इन लोगों की बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज, इंडस्ट्रीज, और इनकी अगली कितनी पुश्तें, कहते हैं 7 पुश्तें, तो इनकी 6ठी-7वीं पुश्तें तो आ गई होंगी, क्या पता उससे भी ज़्यादा। अब तक उस पैसे को ये भुना रहे हैं। ये नेगेटिव चीज़ है, लेकिन ये रियलिटी है। इसको तुम गूगल करोगे ना तो इनकी कहानियाँ पूरी तुम्हें पढ़ने को मिलेंगी। तो सोनीपत की पहचान, आज एटलस बंद है कोई नहीं, लेकिन आज सोनीपत ने अपनी पहचान बना ली एजुकेशन में। आज सोनीपत में राजीव गांधी एजुकेशन सिटी, देश के नामी गिरामी अमीर ताकतवर खानदान जिन्होंने एजुकेशन में पैसा लगाया, उन्होंने हरियाणा के सोनीपत को चुना। और 2 सबसे पावरफुल जिसको कह सकते हैं यूनिवर्सिटीज़, जहां दुनिया भर का पैसा छपता है। नहीं, SRM तो बेटा बहुत पीछे है। पहली OP जिंदल और दूसरी अशोका। है तो बहुत सारी, SRM बहुत सारी, एक का नाम क्या लें, लेकिन ये दोनों अलग इसलिए हैं क्योंकि ये बेटा इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को मीट करती हैं। और अगर OP जिंदल की बात करें तो वहाँ 95% बच्चा विदेशी है।
इंडिया का बच्चा भी 5% है और हरियाणा का बच्चा तो 0.00 समथिंग है। नॉर्मल बच्चा वहाँ अफोर्ड कर ही नहीं सकता ना, उनके कोर्सेज की कीमत ही करोड़ों में है। 5 साल वहाँ पढ़ेगा ना बच्चा तो कई करोड़ रुपए उसकी फीस के, रहने खाने के देने हैं, इसलिए नॉर्मल बच्चों के लिए है नहीं। पर प्राउड की बात क्या है कि वहाँ जितने लोगों को रोजगार मिला, अब ओपी जिंदल यूनिवर्सिटी खुली तो यहाँ रोजगार के लिए क्या कोई बंगलुरु से आया कि मैं झाड़ू मार दूंगा, यहाँ नहीं ना। यहाँ सफाई वाले सारे हरियाणा के, यहाँ सिक्योरिटी वाले सारे हरियाणा के, क्लर्क लगभग सारे हरियाणा के होंगे, चलो टीचर्स बाहर के होंगे, लेकिन बाकी जो छोटा कामकाज है, इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी में कम से कम 1000, 1500, 2000 का स्टाफ होगा जो पढ़ाने वालों से अलग होगा, तो रोजगार तो मिला ना हमें। ऐसा ही अशोका में तो हरियाणा की आज सोनीपत की पहचान एजुकेशन हब के रूप में आ गई। IIIT का कैंपस, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी डॉक्टर अंबेडकर के नाम पर, इसके अलावा स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी राई वाली है ना, MNS जो पहले स्पोर्ट्स स्कूल था, राई यूनिवर्सिटी। तो ये सारी चीजें एक पॉजिटिव इफेक्ट डालती हैं किसके नाम के साथ। और दिल्ली इतना कंजस्टेड है, इतना घिरा हुआ है कि दिल्ली के लगभग कॉलेजेस अब देख रहे हैं कि अगर आगे बढ़ना है ना तो फिर हमें यहाँ पे ग्रोथ नहीं मिलेगी। अब हम लोग सोनीपत की तरफ, सोनीपत आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा ग्रोथ करेगा क्योंकि यहाँ पर मारुति अपना बड़ा प्लांट ले आया, हाईवे सारे कनेक्टेड हैं। सोनीपत एक ऐसा शहर है NH44, और अब सोचो यहाँ से इस तरफ झज्जर, दिल्ली सब जुड़ जाएगा। मैंने कल बताया था द्वारका से झज्जर भी मेट्रो की बात चल रही है, तो इसीलिए ना इसको लगातार ये कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा ग्रोथ होगी सोनीपत की। ज़मीनों के दाम यहाँ दिल्ली की तरह आसमान पे जाएंगे, तो हमें तो फ़ायदा ही है, जो यहाँ रहते हैं यहाँ के गाँव वालों को भी फ़ायदा है। आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा ग्रोथ होगी। इसके बाद इधर आ जाओ, जींद के नीचे क्या है ये, रोहतक, हार्ट ऑफ हरियाणा। एक टाइम था, अभी भी यूनिवर्सिटीज़ रोहतक की भी बहुत फेमस हैं, लेकिन रोहतक और दिल्ली में थोड़ा सा अंतर ये है कि दिल्ली में प्राइवेट सेक्टर ने, इसमें सोनीपत में प्राइवेट सेक्टर ने ज़्यादा पैसा लगा दिया। रोहतक में बहुत बढ़िया इंस्टीट्यूट है IIM, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, जहाँ से अगर किसी का एडमिशन हो जाता है तो ये माना जाता है कि इस बच्चे की लाइफ सेट हो गई। करोड़ों तक का पैकेज अगर इसमें काबिलियत है तो ये उठा सकता है, लाखों तक तो पैकेज मिलेंगे ही मिलेंगे, बशर्ते वो मेहनत करे। IIM का पेपर बहुत टफ होता है, एंट्रेंस एग्जाम ही बहुत टफ होता है, तो हर किसी के बस की बात नहीं है। यहाँ भी मैक्सिमम बच्चा आप देखोगे बाहर का रह के पढ़ रहा है, तो IIM पहचान है रोहतक की। इसके अलावा हरियाणा की बड़ी यूनिवर्सिटी, जैसे तुम कहते हो MDU, रोहतक में ही तो है, महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी। MDU बहुत सारे कोर्सेज कराता है और हरियाणा के बहुत सारे कॉलेजेस इसी से एफिलिएटेड हैं, इसी के अंडर चलते हैं। तो रोहतक हार्ट ऑफ हरियाणा। इस तरफ आ जाते हैं, यहाँ तक देखो हमने सारे समझ लिए। पहला क्या पढ़ा, कितनों से सीमा टच है, राजधानी से भी टच है, हमसे भी बस एक से, किससे, अंबाला। अंबालिका के नाम पर क्या है, कौन सी वो घड़ियों की फैक्ट्री थी, ट्रैक्टर का निर्माण भी करती थी, और कलपुर्जे भी, उसका हेडक्वार्टर था बंगलुरु में। इसके बाद ये कौन सा नगर है, कौन सी इंडस्ट्री ज्यादा फ्लोरिश कर रही हैं, पेपर की, शराब डिस्टिलरी की, कलपुर्जों की। क्या यहाँ पर यमुना नदी की एंट्री है, कितने % पानी इस्तेमाल करते हो, 3 राज्यों को टच करता है ये, उत्तराखंड, हिमाचल और यूपी को। इसके बाद कुरुक्षेत्र, क्या कुरुक्षेत्र हमारी पुराने टाइम पर युद्ध स्थली रही है। कौन से 5 गांव मांग लिए थे, पानीपत, सोनीपत, इंद्रप्रस्थ, तिलपत, बागपत। लाइन से याद कर लिया ताकि हमसे गलती ना हो। कैथल में किस चीज की किस्में ज्यादा, करनाल पहले पिछले CM की क्या थी, CM सिटी। करनाल की कौन सी एक लड़की ने हमारा नाम, कल्पना चावला, लेकिन उसके नाम का प्लेनेटोरियम है कुरुक्षेत्र। ये अगर सर है तो ये 2 पैर है, बताओ क्या सर जींद को टच करता है, जींद को टच करते हैं दोनों पैर, दोनों पत, हार्ट ऑफ हरियाणा, और 2 बड़े, कौन से बड़े, फतेहाबाद और हिसार। तो फतेहाबाद, हिसार, हार्ट ऑफ हरियाणा रोहतक, सोनीपत, पानीपत, 2 पैर करनाल और कैथल। ठीक है, इन तीनों में के में किस चीज का प्रोडक्शन ज्यादा है, हाँ, किस चीज का, चावल का, धान का, और इसमें किस चीज की, हाँ, वैरायटीज ज्यादा हैं। इसके बाद आता है पानीपत, किस चीज के लिए फेमस है, एक तो NFL है फर्टिलाइजर्स, और हाँ किसकी, IOC की, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, 7वीं बड़ी, हम अपने आप को बड़ी कहते हैं लेकिन 7वीं बड़ी है, हमसे बड़ी 6 और है। और पानीपत में रिफाइनरी कैसे लाती है पेट्रोलियम, ये कच्चा तेल,
पाइपलाइन कहाँ से आती है? गुजरात से। अभी पहुंची है, ज़्यादा पुरानी नहीं है, कुछ साल पहले। उससे पहले कैसे आता था? ट्रेन के थ्रू। पानीपत के बाद अगला क्या है? कौन सी साइकिल ने? एटलस साइकिल। बहुत स्टार्टिंग की बात है, 50 से 52 के बीच में काम हुआ था। आज एजुकेशन में बड़ा नाम है। कुछ बड़ी यूनिवर्सिटीज़ का नाम बताना। ओपी जिंदल, अशोका, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, एसआरएम, है ना, वर्ल्ड यूनिवर्सिटी ऑफ डिज़ाइन, वुड जिसको लिखते हैं, ये सारी किसकी पहचान है? सोनीपत की। रोहतक की हार्ट ऑफ हरियाणा, एजुकेशन में इसका भी नाम है। किसका नाम लोगे? आईआईएम और एमडीयू का। स्टेट लेवल की जो यूनिवर्सिटी चलती है ना बेटा, जिसका पैसा स्टेट देती है, वो सारी की सारी यही हैं और उन सबको एक नाम से बुलाते हैं, सुपवा। सुपवा मतलब एक मेजर, बाकी उसमें ऐड कर देंगे। सुपवा का मतलब है वो विजुअल और इस तरह के आर्ट्स को बढ़ावा देती है, फाइन आर्ट्स के लिए भी। इसका ना विदेशों से कोई संबंध नहीं, ना सेंट्रल लेवल से, सिर्फ आपके अपने राज्य से मतलब है। तो जब कहें विदेशी लेवल की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी तो सोनीपत, लेकिन आपके स्टेट लेवल पे काम करने वाली यूनिवर्सिटी तो रोहतक। रोहतक में ही सारी वो सब कॉलेजेस चल रहे हैं, वो सब सेंटर्स चल रहे हैं जिसका पैसा हरियाणा स्टेट देती है और हरियाणा के बच्चों के लिए बेस्ट है। जैसे अगर कहें सस्ते में पढ़ाई तो करनी है लेकिन इतने पैसे नहीं है, तो फिर रोहतक एक अच्छा ऑप्शन है। इसके कॉलेजेस बढ़िया, यूनिवर्सिटी से सब एफिलिएटेड हैं, बढ़िया पढ़ाई कराते हैं। अब इधर आ जाते हैं, ये देखो, ये बेल्ट सबसे बड़ी है चारों की, इनके पास सबसे बड़ा एरिया है और जिसके पास एरिया होता है ना, जमीन होती है, वो खेती कर सकता है, वो सारे काम कर सकता है। जिसके पास जमीन ना हो वो क्या करेगा? तो इसमें सबसे पहले इसको देखो, सिरसा हरियाणा का सबसे बड़ा एरिया 4277 वर्ग किलोमीटर। हमारा टोटल एरिया 44,200। 44 में से इसके पास कितना है? 4277, यानी 4000 प्लस ये लेके बैठा है, हमारा 44 है। तो इससे बड़ा कोई नहीं है। सिरसा की खास बात, इतना बड़ा है पर हमें सिर्फ एक जिले से टच करता है, फतेहाबाद। सेम ऐसे ही पंचकुला छुटकू है, वो एक को टच करता है, अंबाला। उसका लॉजिक समझ में आता है, एरिया छोटा, इसका तो एरिया भी बड़ा है, लेकिन ये बाहर टच करता है पंजाब को और राजस्थान। जैसे यमुनानगर ने टच किया था ना यूपी को, हिमाचल को, उत्तराखंड, ऐसे ये दोनों को टच करता है, ऊपर पंजाब और यहाँ राजस्थान। सिरसा में बहुत ज़्यादा ज़मीन है तो ऑब्वियसली बात है खेती अच्छी करते होंगे। गेहूं में नंबर 1 है ये लोग, धान में नहीं है क्योंकि धान में पानी चाहिए। इसका संबंध नहीं है यमुना से। अगर ध्यान से देखें तो यमुना तो यहाँ से निकल गई और ये काफ़ी दूर है, हम नहर ले गए हैं यहाँ तक, सिरसा नहर की शाखा है यहाँ से, लेकिन बेटा वहाँ तक पानी उतना बहुलता में नहीं जा पाता क्योंकि उस बीच में सारा हरियाणा भी तो पानी को कंज्यूम करता होगा। अब जो धान लगा रहे हैं क्या वो पानी को इस्तेमाल नहीं करते? जो कुछ भी खेती कर रहे हैं तो पानी इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर घग्गर नदी को जब लास्ट फेज में आती है ना, तो हम घग्गर का पानी ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं कि भाई अब तो ये जाने ही वाली है, बरसाती वैसे है आगे राजस्थान में, तो हमने यहाँ पर एक बैराज बना रखा है। छोटे बांध को बैराज कहते हैं, उसे कहते हैं ओट्टू बांध, ओट्टू बैराज। बांध की हाइट ऊंची होती है, बैराज की छोटी होती है। यहीं पर हमने एक झील बना रखी है और वो पर्यटन स्थल के रूप में इस्तेमाल होती है, जिसका नाम है वीयराज। तो ओट्टू बैराज कहें, वीयराज बांध कहें, झील कहें, किसकी पहचान है? सबसे ज़्यादा गाय, सबसे ज़्यादा फल सब्जियां, सबसे ज़्यादा गेहूं और एरिया में नंबर 1। 4-5 चीज़ें नंबर 1 है इसकी। गायों की संख्या, भैंस नहीं है, भैंस जींद में ज़्यादा, गाय सबसे ज़्यादा, गेहूं सबसे ज़्यादा, फल सब्जी सबसे ज़्यादा और एरिया में नंबर 1। कौन सा इलाका है? सिरसा। सिरसा से इधर आ जाओ, फतेहाबाद। फतेहाबाद तुम देख पा रहे हो, यहाँ से जींद को भी टच करता है, हिसार को भी, सिरसा को भी और पंजाब को। फतेहाबाद का लिटरेसी रेट अगर कहें तो मेवात के बाद कम में गिना जाता है, लेकिन धीरे धीरे फतेहाबाद भी ग्रोथ कर रहा है। अब पढ़ाई से लोग बहुत सारे संबंधित होने लग गए और धीरे धीरे उसका आंकड़ा, क्योंकि 11 साल पहले 12 साल पहले अलग बात थी, तब से अब तक लिटरेसी का रेट बढ़ गया। तो फतेहाबाद। इसके बाद ये बड़ा सा क्या है? एजुकेशन की जब भी बात होगी हिसार का नाम स्वर्णिम अक्षरों में लिखा गया। लाला लाजपत राय का नाम तुम सब जानते हो, है ना? उन्होंने हिसार को अपनी कर्म भूमि बनाया। कितने प्राउड की बात है, देश के सबसे टॉप मोस्ट लीडर में लाला जी का नाम आता है और हम प्राउड से कहते हैं कि लाला जी ने हरियाणा को अपनी कर्म भूमि, यानी मैं यहाँ काम करूँगा, इस हिसार को चुना। हिसार में कितने सारे लोग, बैठकें, जब तब देखो कभी गांधी जी के भाषणों के ऊपर यहाँ काम हो रहा है, कभी नेहरू, कभी सुभाष चंद्र बोस, बड़े बड़े सब लीडर्स इस बेल्ट में घूम के गए, तो वो ज़रूर कहाँ आए?
हिसार बहुत पैसा कमा के देता था, हांसी हिसार। अब नहीं, पहले की बात कर रही हूँ, अभी भी अच्छी कमाई है हिसार में। हिसार एक टाइम पर, हांसी और हिसार जो बड़े बड़े इक्ते में गिने जाते थे, और यहाँ से मोटा राजकोष का खजाना भर के यहाँ से दिल्ली जाता था। तो जब सल्तनत काल था ना, तब हिसार की बड़ी इंपॉर्टेंस थी। हिसार आज पढ़ाई लिखाई के लिए भी, जीजेयू का नाम सुना होगा, क्या नाम है, गुरु जम्भेश्वर यूनिवर्सिटी। तो वो सारे बड़े बड़े, बहुत सारी और भी यूनिवर्सिटी आगे पढ़ेंगे, HAU, CCS HAU, और इसके बाद लुवास, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी कहाँ पर हैं ये, हिसार। तो पढ़ाई लिखाई का जब भी नाम आएगा तो हिसार का नाम आएगा, रोहतक का नाम आएगा और सोनीपत का। अब जैसे फिलहाल में उभरता हुआ कौन है, हाँ, प्राइवेट सेक्टर ज़्यादा पैसा कहाँ लगा रहा है, सोनीपत में। एक पुराने टाइम में हमारा स्टेट का बड़ा कामकाज रोहतक में था, IIMB एंड नेशनल लेवल का, लेकिन मेन स्टेट। और कहीं बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ ने कहाँ पर काम कर रखा है, हिसार। तो स्टूडेंट्स बड़ी मात्रा में हिसार में भी पाए जाते हैं। हरियाणा के बहुत सारे बच्चे यहाँ और यहाँ पढ़ने का टारगेट करके लेके जाते हैं। यहाँ भी पढ़ाई है, लेकिन यहाँ की पढ़ाई थोड़ी सी महंगी हो गई क्योंकि ये प्राइवेट सेक्टर ज़्यादा है ना, इसीलिए। इसके बाद आ जाओ अगला, ये क्या है, अभी कुछ साल पहले तक भिवानी नंबर 1 था एरिया में। इसका 5000 से ऊपर का एरिया, उसका 4277 था ना, तब ये 5000 प्लस था। लेकिन था को कौन पूछेगा, इसमें से कौन काट दिया, चरखी दादरी। 2016 में खट्टर ने, हमारे CM ने सिर्फ एक जिला बनाया था, चरखी दादरी। दादुर मतलब मेंढक, मेंढक की अधिकता। आज अगर भिवानी को देखें तो देखो छोटा दिख रहा है हमें, हिसार से भी छोटा और सिरसा से भी छोटा। तो अब भिवानी का टोटल एरिया ज़्यादा नहीं है, लेकिन भिवानी बेटा पुराने अमीरों का शहर था। और यहाँ के अमीर जो थे ना, एक तो होता है अमीर होना, एक होता है अमीर दानी होना। यहाँ के लोगों ने बहुत दान किया। जो दान देते हैं ना, उनको बोलते हैं धर्मार्थ, यानी धर्म के लिए अर्थ, अर्थ होता है पैसा, तो धर्मार्थ, जिसने धर्म के लिए पैसा खर्च किया। तुम हरिद्वार कभी गए हो तो वहाँ बड़े बड़े देखा, ट्रस्ट वालों ने कितने सारे धर्मशाला बना रखी हैं। वो रुकने के क्या लेते हैं, 500 रुपये, 700 रुपये, 400 रुपये, 200, 100 रुपये में भी कमरे। और बड़े बड़े हॉल में तो कहते हैं मन करे दे जाना वरना छोड़ देना। क्या उनकी मेंटेनेंस नहीं होती, उनके चद्दर भी धुलती होंगी, पंखे भी लगे हुए, बिजली का बिल भी आता होगा, फिर कैसे चलते हैं वो। बहुत सारे लोग वहाँ चंदा हर साल, हर महीने, कुछ लोग तो हर 15 दिन में दान देते हैं। ऐसे लोगों को बोलते हैं धर्मार्थ, जो धर्म के लिए पैसे को खर्च करें। तो हम प्राउड से कहते हैं हरियाणा के भिवानी में एक से एक बड़े दाता हुए हैं। और ये भिवानी मंदिरों का शहर है हमारा। हरियाणा में सबसे ज़्यादा मंदिर, जो एक अगर ज़िले की बात करें तो कहाँ पाए गए, मंदिर बेटा किसी के दान से ही बन सकते हैं। मंदिर कौन बनाएगा, तो इमेजिन करो मंदिर कैसे बनेगा, जब जनता दान देगी तभी मंदिर बनेगा ना। तो धर्मार्थ न्यासों का नगर कहलाता है ये। बहुत सारे मंदिर कहाँ पर हैं, हाँ, भिवानी। पुराने टाइम के अमीर जो लालाजी टाइप के लोग थे ना, वो यहाँ दान दिया करते थे, और इसीलिए मंदिरों के लगातार निर्माण होता गया। मंदिर बना के छोड़ने से भी काम नहीं चलता, मंदिर भी मेंटेनेंस मांगता है। मंदिर में पंडित जी आएंगे, वो कोई सैलरी तो लेंगे ना, अगले का घर है, बीवी बच्चे हैं, अगले को भी कुछ खर्चा चाहिए। तो सोचो वो, फिर मंदिर की साफ सफाई, मंदिर में रोज नई नई मालाएं भगवान के ऊपर चढ़ती हैं, मंदिर में पंखे लगे होते हैं, लाइट लगी होती हैं। कोई भी चीज़ बेटा मुफ्त की नहीं होती, और सिर्फ बना देने से भी नहीं चलती, उसकी मेंटेनेंस चाहिए होती है। तो धर्मार्थ लोगों का नगर कौन सा है, मंदिरों की अधिकता भी कहाँ है, भिवानी। इसलिए इसको हम भारत की काशी, छोटी काशी, भारत की। हरियाणा की पढ़ेंगे वो अलग जगह पढ़ेंगे। अभी इसको देखो, यहाँ मंदिर सर्वाधिक हैं, तो ये भारत की छोटी काशी। काशी तुम जानते हो, काशी हमारा यूपी, ये भारत की छोटी काशी। इसमें से कट के क्या अलग हुआ है, हाँ, एक टाइम था बेटा जब एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री, एक बड़ी फैक्ट्री लगी थी। एक आदमी था रामकृष्ण डालमिया, इनके नाम भी अमीरों जैसे ही होते हैं ना, ऐसा नाम भी लग रहा है अमीर का होगा। 1939 सेकेंड वर्ल्ड वॉर, सारी दुनिया लड़ रही थी। इस आदमी ने सोचा पैसा सही जगह लगाता हूँ, और उसने यहाँ पर एक बड़ी फैक्ट्री लगाने का निर्णय लिया। लेकिन उस टाइम हम उतने पढ़े लिखे थे नहीं, वर्ल्ड वॉर के टाइम पे तो हम लोग गुलाम थे ना। तो इसने क्या किया, पैसे वाला था, जर्मनी से इंजीनियर बुलाए इसने कि मुझे ऐसा ऐसा मेरा प्रोजेक्ट है, आपका सारा खर्चा मैं दूंगा, आप आओ, जगह देखो, डिसाइड करो क्या करना ठीक है क्या गलत। वहाँ जर्मनी से 1939 में इंजीनियर्स बुलाए गए। फिर उन्होंने यहाँ घूम के देखा कि भाई यहाँ इंडस्ट्री ठीक जमेगी।
तब रामकृष्ण डालमिया नाम के जो सेठ थे, इन्होंने पैसा लगाया और एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री खड़ी हो गई। उस टाइम ये भिवानी था। अब सोचो इंडस्ट्री है तो लोगों को काम मिलेगा, लोग खुश होते ना, कहीं काम धंधा, भाई एक रोजगार का अवसर आया। इस इंडस्ट्री में हजारों लोगों को नौकरियां मिल गई, क्योंकि सीमेंट में तो बहुत लोगों को कारखाने में काम मिल जाता है। सब कुछ ठीक चल रहा था। आने वाली पीढ़ियों में रामकृष्ण डालमिया की जो अगली पीढ़ी थी उनका, और जो यहाँ वो फैक्ट्री के मजदूर थे ना, मजदूर भी ज़्यादा हो गए। तो फिर उन्होंने अपनी यूनियन बना ली। यूनियन में एक प्रधान होता है जो सीधे मालिक से बात कर सकता है। पता नहीं किस बात पर, अमूमन ऐसा होता है तनख्वाह बढ़ाने को लेकर ही संघर्ष होता है। तो मालिक और यूनियन का हेड, उनकी बैठक हुई और कुछ बात इतनी बिगड़ गई कि मालिक जो था उसने कहा मुझे ये फैक्ट्री नहीं चलानी। बेटा वो अमीर खानदान का था, उसके लिए एक फैक्ट्री बंद करना। अब अंबानी अपना ट्रेंड्स बंद कर दें तो क्या गरीबी आ जाएगी? कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। वो ये मानते हैं कि हमने 20 बिजनेस चलाए, हमारे 15 चल गए, मोर देन एनफ, 5 तो फ्लॉप होंगे ही होंगे। हर आदमी का हर काम नहीं चलता, बहुत ज़्यादा पॉसिबल नहीं होता कि हर काम में पैसा लगाओ हर काम चलेगा, लेकिन 20 में से 15 चले, बढ़िया है। डालमिया कोई ऐसा तो है नहीं कि सारी जमा पूंजी उसने यहीं लगाई होगी। डालमिया के बिजनेस चलते होंगे, उसने एक नया बिजनेस कोशिश की थी, अच्छा चला, लेकिन आगे जाके डिस्प्यूट बढ़ गया। वो तो मालिक थे, उन्होंने कहा हम तो बंद करेंगे। अब दिक्कत किसकी हो जाएगी? 29,000 परिवारों की, जिनकी रोजी रोटी इस फैक्ट्री से चलती थी। अब बंद कर दिया तो मालिक तो ताला लगा के अपने घर आ गया। अब मालिक तो अपना दूसरी फैक्ट्रियों में जा रहा है, उसकी तो मोटी कमाई आ ही रही है। ये होता ना कि हम इसकी ऐंठ निकालनी है। मजदूर बेचारा क्या करेगा? मजदूर 1 दिन 2 दिन 10 दिन 1 महीना बिना तनख्वाह के उसके बच्चे भूखे मरेंगे, उसके घर का राशन खत्म होगा, उसके घर की ज़रूरतें कहाँ से पूरी होंगी? तो ये बड़े परेशान हुए मजदूर। पूरी यूनियन थी, इकट्ठे हुए, और हमारी प्राइम मिनिस्टर हुआ करती थी इंदिरा गांधी, इनसे जाके मिले और कहा कि मैडम ऐसे ऐसे परेशानी हो गई और आप खुलवाओ कुछ भी करके। भाई ठीक है, कलेश हुआ, बैठ के बातें कर लेंगे, खुलवा दो। लेकिन वो बिजनेस क्लास भी अड़ गए कि हम नहीं खोलेंगे। अब सोचो, वो बस ये होता ना कि इनकी अकल मुझे ठिकाने लगानी है, उसका कुछ बिगड़ना नहीं था, वो अड़ गए कि हम नहीं खोलेंगे। फिर ये मजदूर बेचारे परेशान, कभी यहाँ जाएं कभी वहाँ। इंदिरा गांधी क्या ही कर सकती थी? उसने कहा हम ये कर सकते हैं, मुंह बोली रकम इनको दे देंगे, हम खरीद लेंगे, गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इंदिरा गांधी ने डालमिया के खानदान को जितने रुपए उन्होंने मांगे होंगे वो दिए। अच्छे खानदान के, जो ये बड़े बड़े लोग होते हैं ना बेटा, इनके पॉलिटिकल संबंध भी अच्छे होते हैं। जैसे आज अंबानी का संबंध क्या सरकार में बढ़िया है या नहीं है? है ना? देखा ना, उसके बेटे की शादी में, हर उत्सव में वो आते हैं। ऐसा पहले भी था, हमेशा से रहा। व्यापारी हमेशा जो सबसे ताकतवर है ना पोजीशन पर, उसके साथ अच्छे संबंध रखता है, क्योंकि उसको व्यापार की नीतियां बनवानी है। तो जो हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थी, अब इंदिरा गांधी तो फैक्ट्री में आएगी नहीं, उसने अपना एक विभाग था, एक बड़ी कंपनी, सीमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, CCI, उसने उनको बुलाया, उनके हेड को, और कहा ऐसे ऐसे एक सीमेंट की फैक्ट्री है और हमने ले ली, भाई आपको जिम्मा दिया ही हुआ है, आप संभाल लो। पता नहीं क्या रहा क्या नहीं रहा। अब ऐसा कहते हैं कि गवर्नमेंट ने पैसे दे दिए थे, CCI आ भी गई थी, लेकिन फैक्ट्री में कामकाज शुरू नहीं हुआ। पहले कहा अभी खोल देंगे, 10 दिन 20 दिन 1 महीना 2 महीना 6 महीने, बढ़ते 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 उस पर ताला ही लगा रहा। आज तक भी वो फैक्ट्री बंद ही पड़ी है। 80s में बंद हुई थी, 40-45 साल हो गए, उस फैक्ट्री में ताला नहीं हटा। तो ये कहाँ की घटना थी? हाँ, सीमेंट फैक्ट्री थी। अगला देखते हैं, झज्जर। ये पढ़ लिया हमने, रोहतक, सोनीपत भी। झज्जर बहुत डेवलप्ड नहीं था बेटा। 10 साल पहले की बात करें, जब जनगणना हुई तो सबसे खराब मेल फीमेल के अनुपात में, बच्चों के अनुपात में यही था। लेकिन अब झज्जर लगातार आगे बढ़ रहा है। कारण, झज्जर में मोदी जी ने इनॉग्रेशन किया था नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट का। और हाँ, बाड़सा सुना होगा ना सबने झज्जर में। तो पावर का बहुत बड़ा कामकाज है, जो ये बिजली का, यहाँ पर पावर का कामकाज प्लस कैंसर इंस्टीट्यूट। और अब झज्जर को कनेक्ट करने वाले हैं दिल्ली के द्वारका से मेट्रो, क्योंकि कैंसर का सबसे बड़े जो संस्थान है, दिल्ली में इतनी जगह नहीं है कि बना पाए। दिल्ली बिल्कुल घिचपिच, इतना बुरा हाल है। आज मैं पढ़ रही थी, दिल्ली का तो पोल्यूशन लेवल भी 500 क्रॉस कर गया। यानी जो आदमी वहाँ सांस ले रहा है, उसके बॉडी के अंदर रेस्पिरेटरी सिस्टम में गंदगी इतनी जा रही है कि वो अब नहीं तो 10-20 साल बाद बहुत बीमार होंगे, क्योंकि वो सांस में अंदर जाके जम रही है ना गंदगी। हम अगर देखें तो दिल्ली के पास जगह नहीं, दिल्ली से लगता क्या है?
अब अगर दिल्ली से लगता देखें सोनीपत, तो सोनीपत में एजुकेशन पे काम हो रहा है, बहुत सारे काम, तो कहा भाई यहाँ मत करो। इसके बाद गुड़गांव तो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा भरा हुआ है, डेवलप्ड है। अगर बात करें फरीदाबाद की, ये तो है ही उद्योग नगरी, इसके पास कहाँ ज़मीन पड़ी है, तो क्या दिखाई दिया, झज्जर। ज़मीन भी है, खाली भी है, और लोग भी अभी कम हैं। इसीलिए ये जो बड़ा नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट बनाया NCI, ये कहाँ बना दिया, उसकी एक ना रील बड़ी फेमस हुई थी, उसका इनॉग्रेशन करने PM को आना था। तो अब ये हरियाणा है, खेती है, पता नहीं कहाँ से एक सांड आ गया एक दिन पहले, और इतना भारी भरकम वो सांड पूरे में ऐसे घूम गया हर एक बेड पे। तो उसकी वो बनाई गई थी रील कि मोदी जी के दौरे से पहले ये भी निरीक्षण कर रहा है कि सब ठीक है कि नहीं है, फिर उसको जैसे तैसे निकाला होगा। और हरियाणा है, ज़मीन मिट्टी है, तो खेतों में से चढ़ता चढ़ता अपना कहीं वहाँ पहुँच गया, वो भी सोच रहा हो कुछ नया बन गया। तो यही दिखाया कि पहला निरीक्षण इसने किया है, इसके बाद मोदी जी आएंगे। ये झज्जर की घटना थी। चलो नीचे पहुँचते हैं, ये क्या है, गुड़गांव। बहुत ज़्यादा पैसा कमाने में इसी का योगदान है, और टोटल हम 22 में से 20 एक तरफ खड़े होते हैं और 2 एक तरफ, और दोनों पलड़े बराबर हैं। वो 2 हैं, ये और ये दोनों। देखो एरिया कितना छोटा छोटा, इतना पैसा कमाते हैं, इतना पैसा कमाते हैं कि सबसे ज्यादा बड़े टैक्स पेयर हैं ये। इन दोनों से मेन कमाई है हरियाणा की। अगर किसी कारण से ये दोनों रुपया ना देना बेटा, तो ये सड़कें, ये काम तुम्हारे हो ना पाए। 50% टोटल टैक्स का, अगर करोड़ों रुपए आते हैं तो इन दोनों का उसमें 50% का योगदान है। हम 20 एक तरफ खड़े हो और ये 2 एक तरफ, तो हम बराबरी पर हैं। तो इमेजिन करो कितनी मोटी कमाई। मोटी कमाई कहाँ होती है, जहाँ सुविधाएं हो। इसका मतलब इन दोनों में बिजली, पानी, कम्युनिकेशन, रोड, इंफ्रा बहुत डेवलप्ड होगा। सच में है भी, NCR से लगता है इलाका। दोनों की ज़मीनें बहुत भारी भरकम महंगी है, अफोर्डेबल नहीं है यहाँ पर। फरीदाबाद तो हमने 1947 के बाद ही डेवलप कर दिया था, क्योंकि जब हरियाणा, ये पंजाब पाकिस्तान के पंजाब से अलग हुआ था, तो पंजाब के बहुत सारे लोग जो पाकिस्तानी पंजाब के थे ना, वो भाग आए थे। और भाग आए तो फिर पंजाब ने कहा हमारे यहाँ जगह नहीं है, लेकिन भाई इंडियन है, हिंदू हैं, तो एंट्री देनी पड़ेगी। अंदर आए तो फिर कहा चलो तुम्हें दक्षिणी पंजाब में बसाते हैं। अब हम पंजाबी तो थे, दक्षिणी पंजाब में यहाँ खाली था और पहाड़ियाँ थी अरावली की। ये कहा यहाँ ज़्यादा खेती भी नहीं होती, यहाँ इनकी दुकानें खोल देते हैं। तो उन लोगों के लिए ना बेटा, जैसे कच्चे क्वार्टर मार्केट है ना, ऐसे दुकानें खोली गई कि इन दुकानों को चला लो, तुम्हें काम धंधा मिल जाएगा। फिर इंडस्ट्रीज बना दी, छोटी छोटी फैक्ट्री, कि तुम यहाँ काम कर लो, तुम्हें तनख्वाह मिलेगी, घर के खर्च चलेंगे। देखते 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 इंडस्ट्री पे इंडस्ट्री, इंडस्ट्री पे इंडस्ट्री, हैवी इंडस्ट्री, यहाँ भारी भरकम चीज़ें। आज अगर हम देखें, ट्रैक्टर, JCB, मशीनी कलपुर्जे, सारी बड़ी बड़ी चीज़ें कहाँ बनती हैं। औद्योगिक नगरी है ये, उद्योग धंधों का शहर है। जहाँ काम वहाँ इंसान, भाई काम के उसमें पहुँचेगा। सबसे ज़्यादा आबादी भी कहाँ है, 18 लाख प्लस की आबादी थी यहाँ पर। तो उद्योग धंधे प्लस इंसान, एरिया छोटा सा है, सबसे बड़ा शहर है कौन सा, हाँ एरिया छोटा, शहर बड़ा, क्योंकि गांव कम है तो शहर बड़ा। गुड़गांव इसी की तर्ज पर बहुत आगे बढ़ा। एक्चुअली क्या हुआ, दिल्ली में था DDA आ गया था, दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी। दिल्ली ने कहा मैं तो अपनी डेवलपमेंट खुद करूँगा। तो एक हमारे यहाँ पर DLF थी, दिल्ली लैंड एंड फाइनेंसेस, दिल्ली की ज़मीन और पैसा, नाम रखा DLF। आज DLF जानते हो ना, पूरा गुड़गांव की एंट्री पर बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, मतलब गगनचुंबी इमारतें सब DLF की हैं। तो DLF को जब दिल्ली से निकलना पड़ा तो DLF ने इसको चैलेंज लिया और कहा दिल्ली से बढ़िया शहर ना बना दूं तो मेरा भी नाम नहीं। आज DDA को कोई नहीं जानता, लेकिन DLF वर्ल्ड में फेमस है। उसकी वर्थ अगर तुम देखोगे बिलियंस में है। तो DLF ने चैलेंज मान के, और सोचो दिल्ली में तो जगह नहीं मिली, किसको डेवलप कर दिया। पहले ये गुरुग्राम था, अभी भी गुरुग्राम है, बीच में गुड़गांव बना था। गुरुग्राम सबसे ज्यादा एडवांस्ड है, इससे भी ज्यादा, क्योंकि जब ये डेवलप हुआ था ना बेटा, तब हमने यहाँ पे फैक्ट्रियों पे ज्यादा काम किया, तो वर्कर भी बहुत सारे होंगे। लेकिन जब ये डेवलप किया ना, तो IT पे काम किया। IT मतलब पढ़ा लिखा। तो पढ़ाई लिखाई का संबंध कहाँ पर है, सबसे पढ़ा लिखा जिला भी कौन सा है, गुड़गांव। पढ़े लिखे और कम पढ़े लिखे पैसे बराबर हो सकते हैं, लेकिन पढ़े लिखे की चीजें अलग होंगी। साइबर सिटी तुम कभी घूमने जाओगे, लगता है विदेश में आ गए। यहाँ लोगों का स्तर जो है और जो पैसा खर्च करने की आदत है, वो इंटरनेशनल लेवल के लोगों को देख देख के वैसी ही बन गई है। तो खूब खर्च करते हैं, खूब कमाते हैं इस बेल्ट के लोग। अब ये जो बच गए ना 4 बेटा, आज टाइम नहीं है क्योंकि 15-20 मिनट एक्स्ट्रा लग जाएंगे, कल पढ़ाऊंगी इसको। इतनी बातें समझ में आ गई।
किताबें ले ली सबने? हाँ, अब कल से फिर अपना इन चारों को करके और कल से टॉपिक्स पढ़ना स्टार्ट करेंगे बेटा। चलो, शाम की क्लास लेते हो ना? 20-25 मिनट की क्लास है, वो स्टैटिक जीके है। किसी पेपर में कुछ भी आए तो तुम्हें पीछे नहीं रहना, उसमें बहुत सारी स्टैटिक में 2 महीने में कवर करा दूंगी। चलो।